गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी कृतिका का पाठ 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। मैं इस एकांकी को समझाने से पहले आपको इसके पात्र बता दूं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। पहला पात्र है राम स्वरूप, दूसरा प्रेमा जो कि उनकी पत्नी है, उमा जो कि राम स्वरूप प्रेमा की बेटी है, गोपाल दास जो कि उमा को देखने आए हुए हैं क्योंकि उसका विवाह है, तो उसके विवाह के लिए उसको देखने आए हैं, और शंकर जो कि गोपाल दास का बेटा है। यानी कहने का ये मतलब उमा और शंकर के विवाह का प्रसंग चल रहा है जिसमें कि ये पूरी एकांकी बनी है। अब आप सोचो एकांकी क्या होती है। एकांकी किसी बड़े नाटक का एक अंश होती है, उसी को हम एकांकी बोलते हैं। तो ये संपूर्ण नाटक का एक अंश हम पढ़ेंगे। आपको बता दूं इस कहानी में ये जो एक कहानी है ये सामाजिक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने सीधा सीधा उन लोगों पर उन लोगों की सोच पर प्रहार किया है जो लोग लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, जो लड़कों को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां शिक्षित हों। तो उसी से संबंधित ये कहानी है, आपकी एकांकी है। उसी एकांकी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु रखे हैं जिससे एक के बाद एक आपको और अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। अभी हम इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे, पहले एक बार इसको यहाँ पर देख ले। पहला पॉइंट है मेहमान के स्वागत की तैयारी। जैसा कि मैंने बताया कि उमा और शंकर के विवाह की बात चल रही है, तो मेहमान के आने की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद है राम स्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। तीसरा पॉइंट है राम स्वरूप की विवशता यानी मजबूरी, लड़के वालों का आगमन तथा उनका आदत स्वागत संस्कार। लड़के वालों का आगमन तथा स्वागत सत्कार। पांचवा है लड़के वालों के धकियानुसी विचार यानी अच्छे विचार, में धकियानुसी विचार मतलब बुरे विचार। छठा है उमा का प्रवेश। सातवां है लड़के वालों का उमा से सवाल करना, लड़के वालों का उमा से सवाल करना। आठवां है उमा का लड़के वालों को जवाब देना। अरे सवाल किया है तो जाहिर सी बात है जवाब होगा। उमा द्वारा शंकर की पोल खोल देना। और 10वां है शंकर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का स्पष्टीकरण कि वो रीढ़ की हड्डी क्या है, क्यों यहाँ पर ये शीर्षक चुना गया है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाएगा जब हम ये 10वें पॉइंट तक आएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इस कहानी की ओर और समझते हैं कि इस कहानी में एकांकी में माध्यम से विस्तार से जानते हैं। पहला है मेहमान के स्वागत की तैयारी। जो राम स्वरूप जी रहते हैं वह अपने नौकर के साथ मिल करके अपनी बेटी को देखने आने वाले गोपाल दास और उनके बेटे शंकर के आगत सत्कार में लग जाते हैं, उनका अतिथि सत्कार करने में लग जाते हैं और वह अपने नौकर के साथ मिल करके तखत पर बिछी चादर को सही करते हैं यानी ठीक करते हैं। उनका जो नौकर था वो कुछ ऊंचा सुनता था, इसलिए वो धोबी को धोती सुन लेता है और इसी तरह से उस गंभीर माहौल में थोड़ा सा हंसी का माहौल भी बन जाता है। अगला पॉइंट है राम स्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। उमा की माँ यानी प्रेमा बताती है कि तुम्हारी बेटी मुंह फुलाए पड़ी है और उसका वह सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। चूंकि उमा नाराज थी, वह गुमसुम सी थी, तो उसकी माँ को बुरा लगता है। उन्हें भी लगता है कि हमारे टाइम का जमाना जो था यानी हमारा जो समय था वो ज्यादा सही था जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है। शायद पढ़े लिखे होने के कारण आज उमा जो है अपने विवाह से नाखुश है और गुमसुम सी बैठी हुई है। यह बात वह अपने पति राम स्वरूप को बताती है। आगे देखिए, प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के ही अच्छी लगती है। राम स्वरूप बताते हैं कि वैसे तो लोग पढ़े लिखे, बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के ही सुंदर लगती है। आगे बताते हुए कहते हैं वैसे तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन गोपाल दास पेशे से वकील है, उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके जो विचार है वो धकियानुसी है यानी कि
अच्छे नहीं हैं। वे ऐसी लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में उसे पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले अभी आते ही होंगे। मतलब ये कि जो शंकर और उनके पिताजी थे वो खुद तो शिक्षित थे, लेकिन सोच इतनी गंदी थी, उनकी सोच इतनी छोटी थी कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थे, और ना शंकर को पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए थी, जबकि वो लखनऊ जैसे शहर में रह रहा था और वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अगला पॉइंट है रामस्वरूप की विवशता। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वह अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाने की ही बात बताते हैं, और उन्हें बताते ये भी छिपाने की कोशिश करते हैं कि वो बीए भी नहीं की है। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे क्या करना पड़ता है, सिर्फ गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप विवशता के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात जो है वह लड़के वालों से छिपा लेते हैं। वो नहीं बताते हैं कि उनकी बेटी बीए पास है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है लड़के वालों का आगमन तथा स्वागत सत्कार। नौकर बताता है कि अतिथि आ चुके हैं। वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह पर रख देते हैं, नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों को बढ़ चढ़कर स्वागत किया, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता, चूंकि वो अतिथि थे तो उनके लिए नाश्ता वगैरह लगाया गया। गोपाल दास ने अपने जमाने की पढ़ाई की बातें भी कही, और उस जमाने में यह भी बताया कि जो मैट्रिक पास कर लेता था, अच्छी अंग्रेजी लिख लेता था, उसकी तुलना आज के एमए पास के जो लोग हैं उन ऐसे व्यक्ति भी नहीं कर सकते। यानी उनके टाइम में जो मैट्रिक पास हुआ करते थे वो आज के जमाने के एमए पास व्यक्ति भी नहीं करते, उतनी क्षमता उनमें नहीं होती। ऐसा इन दोनों लोगों में वार्तालाप चलता रहता है। अगला है लड़के वालों के ढकियानुसी विचार। अब गोपाल दास लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत जरूरी है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास हो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा की पढ़ाई उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। क्योंकि वो बताते हैं कि लड़के को पढ़ाई करा करके हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन लड़की अगर कम पढ़ी लिखी रहे तभी ठीक है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी ही संभालनी होती है। वे तर्क देते हैं, इस बात को समझाने के लिए तर्क देते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, और मोर के ही पंख होते हैं इसीलिए सब लोग उसे पूछते हैं, लेकिन मोरनी के बारे में कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। इस तरह के वो दो तर्क देते हैं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई का भी कोई महत्व नहीं है, यानी वो अधिक कम पढ़ी लिखी रहे तो भी चलेगा। रामस्वरूप की इस बात का रामस्वरूप भी गोपाल दास की इस बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा केवल पुरुषों को ही प्राप्त होनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं, जबकि स्वयं उन्होंने अपनी बेटी को बीए पास करा रखा था, लेकिन चूंकि वह विवश थे, बेटे के पिता थे, तो उस समय वह लड़के वालों से झूठ बोलते हैं। अब इसी समय अगला पॉइंट है हमारा उमा का प्रवेश। उमा का प्रवेश होता है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने हैं, उसकी गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बताते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, इस वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ा। यहाँ पर सच्चाई नहीं बताते हैं कि वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और पढ़ने के कारण उसकी आंखों में कुछ कमी आ गई है, उसने चश्मा लगाया है। वह यह बताते हैं कि जो है किसी वजह से उसकी आंखों में कुछ तकलीफ आ गई थी और इस वजह से उन्होंने चश्मा लगवा दिया उमा को।
अब अगला पॉइंट है लड़के वालों का उमा से सवाल। ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के सवाल पूछते हैं वो। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए कि गाना बजाना आता है, पहला सवाल पूछते हैं गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि इस तरह के सवाल शुरू होते हैं। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन, जब उससे उन्हें प्रत्युत्तर मिलता रहता है इन सब बातों का, तो वह उमा से बोलते हैं कि आप मुझे कोई गीत गाकर सुनाइए। तो वहां पर जो है मीरा एक प्रसिद्ध भजन गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गाते गाते जब उसकी नजर शंकर से मिल जाती है और वह उसे देखते ही रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं, तब भी वह चुप रहती है। अगला पॉइंट है उमा का लड़के वालों को जवाब देना। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है, यानी कि मतलब जो इतनी देर से वो खुद को दबाए बैठी थी, खुद को चुप रखे पड़ी थी, वह उसके शब्द का बार टूट पड़ता है, वो बोलना शुरू कर देती है। क्या जवाब दूं बाबूजी, जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना जाने दे। क्यों? क्योंकि मेज कुर्सी क्या होती है, निर्जीव होती है। तो इस समय तो माता पिता उमा का जो उमा के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ले जाकर उसको सजावट के सामान की तरह वहां पर बैठा दिया, और वह जो गोपाल दास और वहां पर शंकर था वो उस पर उससे लगातार प्रश्न कर, उसकी इच्छा तो जानना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ अपने सवालों की संतुष्टि चाह रहे थे। वह आगे कहती है कि इन महाशय से पूछ लीजिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल दास झल्ला उठते हैं। जैसे ही उमा इस तरह के सवाल का जवाब देती है, इस तरह से प्रत्युत्तर देती है, तो वह क्रोधित हो जाते हैं कि अरे इतना मुझे बताया गया था ये लड़की शांत है, लेकिन यह तो बहुत तेज निकली। अब आगे देखिए उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना। उमा गोपाल दास से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द यानी आसपास ये क्यों घूम रहे थे और वहां से किस तरह से इन्हें भगाया गया था। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी थी और वहां से भाग निकला था। वहां उसकी पिटाई भी बहुत हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा जवाब देती है कि हाँ, मैंने बीए पास किया है और कोई चोरी नहीं की है। आपके पुत्र की तरह मैं ताक झाक नहीं करती और ना ही मैं कायर हूँ। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन गोपाल दास को जब पता चलते हैं, यानी उन्हें समझ में आते हैं कि वह वास्तव में कहना क्या चाह रही है, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि यह कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की है। उमा ने जब लड़के को उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी, तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने हमें यह बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। यानी कि जिस तरह जब उमा शंकर की पोल खोल देती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेइज्जती हो गई। अगला पॉइंट है शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहां से जाने का उपक्रम करते हैं, यानी वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमा उन्हें यह कह करके चिढ़ा देती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है, यानी उसके बैकबोन भी है या नहीं है। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी वहां पर जो नौकर था, जो मक्खन लेने गया था, वह लौट कर आता है और इस तरह से इस एकांकी का पर्दा गिर जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज के समय में भी लोग लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा नहीं समझते हैं, उन्हें विवाह के समय सिर्फ और सिर्फ सजावट की वस्तु समझते हैं और उनसे फालतू के सवाल करते हैं, जबकि
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्त्री शिक्षित होकर केवल अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि जहां वह विवाह होकर जाती है उस परिवार को भी शिक्षित करती है। यानी वह एक साथ परिवारों को, दो पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो आपको आशा करती हूँ यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसको घर पर दोहराएंगे। धन्यवाद।